हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की वीडियो शॉर्ट सीरीज़ के अंडर होने वाली है। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर का रिवीजन करते हैं एज 2 पेजेस नोट्स टाइप में, उस तरीके से। और आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। कोई ना कोई एटम होगा और वो एटम किसका होगा, एलिमेंट का होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसी तरीके से एक कैटेगराइजेशन होता है एलिमेंट्स का एज मेटल एंड नॉन मेटल। अब किस बेसिस पे हमने इन्हें मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया, दैट मीन्स क्या मेटल होते हैं और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो कैटायन फॉर्म करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो कैटायन फॉर्म करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो कि डोनेट और लूज एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मेटल। दैट मीन्स जिनकी जो वैलेंसी होगी वो पॉजिटिव में होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ठीक है। अब अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जो कि एनायन फॉर्म करते हैं। एनायन का मतलब कि जो उनकी वैलेंसी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव में होगी, और जो उन पर चार्ज आएगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इन मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम फिजिकली देखकर बता सकते हैं कि हाँ इसमें क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप उसका कलर देख सकते हो, आप सरफेस देख सकते हो कि उसमें शाइन है या नहीं है, आप उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस देख सकते हो। तो इस तरीके की स्टेट देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनमें हम कोई रिएक्शन कराते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद उसका रिजल्टेंट देखते हैं। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो भी हम देखकर, जो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे कि हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, मेटल दूसरे मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर एक मेटल है और कोई और दूसरा अदर मेटल सॉल्यूशन है तो वो उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और फाइनली कि अगर कोई मेटल है तो वो किसी नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें से जो ये वाला पोर्शन है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगी, और जो ये वाला पोर्शन है मतलब मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि सिर्फ यही एक पार्ट है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिसमें कि नॉन मेटल भी इंक्लूड है, तो ये मैं आपको अभी साथ में ही कराने वाली हूँ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं आपको कंपेरेबल तरीके से कराऊंगी कि मतलब जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, किस किस की, मेटल की और नॉन मेटल की। तो यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको कंपेयर करके कराऊंगी, तो एक टेबुलर फॉर्म में करने वाले हैं हम लोग मेटल, नॉन मेटल, और यहाँ पर लिखेंगे कि हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जब भी हमारे सामने कोई भी चीज़ आएगी तो हम सबसे पहले उसकी स्टेट देखते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी। देखो जितनी भी एक्सेप्शंस होंगी मैं उनको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखने वाली हूँ। मरकरी जो कि लिक्विड होता है, मरकरी को छोड़ के बाकी सारे सॉलिड, बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उस तरीके से अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये जनरली सॉलिड होते हैं या फिर गैस हो सकते हैं। ठीक है। लिक्विड नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। यहाँ पर ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन होता है लिक्विड। ठीक, क्लियर हो गया। सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड वन इज हार्डनेस, कि मतलब जो हमारा कंपाउंड होगा, जो इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मेटल से या नॉन मेटल से, वो हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा टच करने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेटल से बने हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब हार्ड होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल से बनी हुई होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। लेकिन इसमें भी
एक्सेप्शन है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आप सोडियम और पोटेशियम को देखते हो तो वो हार्ड नहीं होते। आप सोडियम का पीस लो या पोटेशियम का पीस लो और उसे नाइफ से कट करो, चाकू से, तो वो बहुत इजीली कट हो जाएंगे। जबकि अगर आप कॉपर वायर की बात करते हो और उसे ऐसे ही किचन में कोई चाकू है और उससे कट करने की कोशिश करो तो वो इजीली कट नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट वन इज लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? तो लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, कि जो सरफेस होती है मेटल की वो कैसी होती है, उसमें शाइन होती है या नहीं होती है। तो अगर हम मेटल की बात करते हैं तो यस, मेटल्स आर लस्टरस, या फिर आप यहाँ पर यस लिख सकते हो लस्टर, तो यस, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करते हैं गोल्ड की या फिर सिल्वर की, तो इनकी ज्वेलरीज बनती है ना, क्यों? क्योंकि इनमें चमक होती है। दैट मीन्स लस्टर, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लस्टर प्रॉपर्टी होती है। इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। और जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, अगर हम लस्टर की बात करें तो जैसे गोल्ड या सिल्वर, तो ये सब क्या है? लस्टरस हैं। हालांकि इसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो क्या है? सोडियम। सोडियम लस्टरस नहीं होता, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं नॉन लस्टरस। या फिर आप यहाँ पे यस लिख सकते हो। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं लिखनी है तो आप डायरेक्ट राइट लगा दो या यस लगा दो अपने नोट्स में, तो वो क्या हो जाएगा कि मतलब शॉर्ट पड़ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस लगा सकते हो या नो लगा सकते हो, आप ही को ही तो समझना है, तो जैसे आपको समझ में आया आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन लस्टरस, मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो इतनी ज़्यादा एज सच शाइनिंग नहीं करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल का एग्जांपल हो गया कार्बन। मतलब कोयला, कोल जो होता है वो कार्बन ही तो होता है, तो वो इतना ऐसे कोई चमक थोड़ी आती है उसमें कि वो चमक रहा है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन लस्टरस होते हैं। इसमें अगेन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है आयोडीन। मतलब जो आयोडीन होता है वो एक्चुअली लस्टरस होता है, ये इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिनमें एक्चुअली बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, याद नहीं रहता कि कौन सी क्या है। एक होती है मैलिएबिलिटी और एक होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो ये बेसिकली होती क्या है? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में, या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद कैसे रहेगा? तो देखो, कंप्यूटर्स मेटल्स का यूज़ या फिर नॉन मेटल्स का यूज़, ऐसा कुछ आज की टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो आप कर सकते हो कि जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ मोबाइल फ़ोन्स हो गए या फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए, आप पढ़ने के लिए भी वो यूज़ करते हो। तो अगर कंप्यूटर्स को ही देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर जो चिप्स बनी हुई होती हैं छोटी छोटी, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो मेटल की होती हैं। अगर आप बाकी का बॉडी पार्ट देखो तो उसमें क्या होता है? उसमें ग्लास, प्लास्टिक वगैरह होता है, दैट मीन्स नॉन मेटल होता है ना। तो ये तो हो गई बात कि कंप्यूटर किससे बना होता है। अगर हम कंप्यूटर का आउटर पार्ट देखें तो वो नॉन मेटल का होता है, लेकिन अगर इनर पार्ट देखें, इनर सर्किट्स वगैरह, तो वो मेटल के बने हुए होते हैं ना। वायर वगैरह देखें तो वो मेटल के बने हुए होते हैं। और जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेसिस पर आपका कंप्यूटर बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि 50 to 60% हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो होता है MS ऑफिस, है ना। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, एक्सेस, ये सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ से वर्ड क्या आता है? MS। M फॉर मेटल, S फॉर शीट, सॉरी M फॉर मैलिएबिलिटी, S फॉर शीट। और यहाँ पर मेटल आ गया कि जो कंप्यूटर होता है उसमें मेटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनर। और ये भी इनर है ना, सॉफ्टवेयर है। तो आप कह सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं उनमें मैलिएबिलिटी होती है, और मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उन्हें शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब मैलिएबिलिटी का मतलब शीट हो गया तो डक्टिलिटी का मतलब क्या बचा? वायर बचा। सिंपल, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर आप कि अगर कोई और तरीका हो तो आप मतलब इस तरीके से कुछ भी स्टोरी बना के जो भी आपके माइंड में आए आप उस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेटल। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो मेटल होते हैं उनमें मैलिएबिलिटी होती है, तो आप कहोगे कि यस मैलिएबल होते हैं। ध्यान कैसे रख सकते हो? तो आपने घर में एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी ना। फॉइल क्या होती है? फॉइल पेपर, मतलब बहुत पतली सी शीट होती है। ऐसे ही अगर आपको 9th क्लास का याद हो, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उसने क्या किया था? गोल्ड फॉइल ली थी, है ना। तो दैट मीन्स मेटल ही यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर भी हमें थिन शीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑफकोर्स मैलिएबल होते हैं। और मैक्सिमम जो मैलिएबिलिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड, इनकी मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कई बार कहते हैं ना कि सोने की परत चढ़ा दी या चांदी की परत, या फिर मिठाइयों पे वो चांदी का वर्क जो लगाते हैं तो वो कितना पतला सा होता है, तो Ag और Au। जबकि अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है।
नॉन मैलिएबल। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो हमें पता है वायर्स में कन्वर्ट करना, कॉपर के ही तो वायर होते हैं, है ना। तो दैट मीन्स मेटल्स तो डक्टाइल होते हैं, ये डक्टाइल नेचर शो करते हैं। और इसमें भी जो AU होता है दैट मीन्स गोल्ड, उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम डक्टिलिटी होती है। ब्रैकेट में नहीं किया दैट मीन्स एक्सेप्शन नहीं है। और जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब उसमें डक्टिलिटी नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सोनोरस। अब सोनोरस का क्या मतलब होता है, तो S फॉर सोनोरस और S फॉर साउंड। दैट मीन्स कि अगर मेटल को हिट किया जाए तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, या फिर नॉन मेटल को हिट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। तो आप घर में थाली लो और एक चम्मच लो और दोनों को बजा दो, है ना। एल्यूमिनियम के ज़्यादातर बर्तन अगर आप देख रहे हो, या फिर कॉपर के आपके पास बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं किचन वगैरह में, तो उनको लो और बजाओ, कितनी तेज़ आवाज़ आएगी। दैट मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो ऑफकोर्स सोनोरस होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये सोनोरस होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बस दो प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, मैं ऊपर से इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। किसकी बात करने वाले हैं, कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी का मतलब कि जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपका सब्सटेंस होने वाला है, जो भी कंपाउंड होने वाला है, जो भी सॉलिड या लिक्विड या गैस जो भी होने वाला है, वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देगा या फिर नहीं पास होने देगा, मतलब उसको कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों में हम कंडक्टिविटी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट में। तो अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो अभी मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ वायर, कॉपर वायर किस चीज़ में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं घर में, है ना। तो दैट मीन्स जो मेटल होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं गुड कंडक्टर। जबकि अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटल की, तो ये कंडक्टर नहीं होते। तो आप लिख सकते हो पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, जो आपको ठीक लगे। वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट पुअर कंडक्टर ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम हीट की बात करें तो आपने देखा होगा किचन में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो जनरली मेटल के ही बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं। तो अगेन गुड कंडक्टर। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जैसे कुकर हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे जो उसका हैंडल होता है वो किसी प्लास्टिक या इस चीज़ का बना हुआ होता है, मेटल का कभी नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट किसी बर्तन को पकड़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जो अगर आप हैंडल से पकड़ते हो जो कि नॉन मेटल का बना हुआ है, तो वो इतना गर्म नहीं लगता, ठीक है। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, वो हीट को कंडक्ट नहीं करते। तो ये भी अगेन हो जाएगा पुअर कंडक्टर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो इतनी ही है। अब हम बात करेंगे एक केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें हम क्या करेंगे, मेटल की रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल से। स्टार्ट करते हैं, बाकी की हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसमें भी रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। नॉन मेटल को मैंने NM लिख दिया है जस्ट शॉर्ट में, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एनायन फॉर्म करते हैं। कैसे? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो मेटल क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वो कितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पर। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मान लो उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, तो इस पर चार्ज किया जाएगा n+। नॉन मेटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मान लो उसने m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। कोई भी नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी जो है वो m है, तो उसने m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गेन किए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा NM नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। साथ में एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, Na था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या बचा, Na+ बना और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसीलिए यहाँ पे +1 चार्ज आया है। उसी तरीके से अगर हम Cl की बात करते हैं तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बनाया, Cl नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो एक मैं ये भी करके दिखा देती हूँ कि अगर 1 से ज़्यादा है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है, तो ये क्या बनाएगा, Ca2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब क्या होगा कि ये जो कैटायन बना है और ये जो एनायन बना है, इसको कैटायन बोलेंगे, इसको एनायन बोलेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, MN प्लस प्लस NM MO माइनस। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, M क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो M आएगा, ये वाला M इधर आ जाएगा और NM के साथ में क्या आ जाएगा, नॉन मेटल के साथ में ये वाला N। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, N प्लस और M माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे करने वाले हैं। Na प्लस बना था और Cl माइनस बना था। ठीक है, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, दैट मीन्स NaCl बनेगा, दोनों का 1 1 था ना। Ca और Ca2 प्लस और Cl नेगेटिव की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CaCl2, ये 2 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 इधर आ गया, या Ca2 प्लस और Cl पर नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से Cl नेगेटिव और ये 2। ठीक है, जिसे आप CaCl2 भी लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में। क्लियर हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कैटायन है और ये एनायन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस इंक्लूड हो रहे हैं, है ना, कैटायन और एनायन, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है आयनिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है आयनिक रिएक्शन। तो आपको आयनिक रिएक्शन लिखी हुई आ जाए या फिर ये आ जाए कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, मतलब एक ही है, आयनिक रिएक्शन। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड है और CaCl2 भी एक आयनिक कंपाउंड है। अब इसे शो कैसे करेंगे, देखो Na है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने इसको डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, NaCl। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। उसी तरीके से अगर हम CaCl2 को शो करना चाहें तो Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, अभी यहाँ पे एक Cl है, लेकिन एक Cl तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसीलिए एक Cl और आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया और इसने क्या बनाया, CaCl2। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड बने हैं ना, अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करेंगे। देखो ये क्या है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने हुए हैं, तो अभी हमको ये देखना है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मेटल के साथ मैच करेंगी या नॉन मेटल के साथ मैच करेंगी या फिर कहीं बीच में कहीं होंगी, मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी, तो वो हम देखने वाले हैं। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से थे, जैसे NaCl हो गया या फिर जैसे CaCl2 हो गया, जो कि आयंस से मिलकर बने हैं, वो क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, कि इनकी जो फिजिकल नेचर होती है वो किस टाइप की होती है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में नहीं होते, जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि सॉलिड है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, किसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में या फिर एक साथ आए, Na और Cl, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इस तरीके से भी इसको बोल सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड, अब अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड बनाना है, दैट मीन्स मेल्ट करना है, या फिर लिक्विड से गैस बनाना है, दैट मीन्स बॉयल करना है, इसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट और इसको मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस टाइम पर ये चेंज हो जाते हैं आपस में, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी या कम हीट देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमें पता है सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। अभी ये पास पास बैठे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको लड़ाई कराने के लिए हमको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको दूर दूर करने के लिए हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो दैट मीन्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, और सेम चीज़ अप्लाई होगी लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए भी, कि ये वेपर बन के उड़ जाएँ, अपने दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ के दूसरा मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाए, तो उसके लिए मतलब इनकी लड़ाई करानी पड़ेगी और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये कराना नहीं चाहिए, है ना, गलत तरीके से मत लेना, सिर्फ पढ़ाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट और
जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होंगे, दोनों के दोनों हाई होंगे। ठीक है, क्यों हाई है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। देखो यहाँ पर क्या होता है, केमिस्ट्री में ना एक रूल अप्लाई होता है और वो रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि मतलब जो जैसा है वो उसमें वैसी ही चीज़ डिजॉल्व होगी। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक मतलब एक जैसा सा अपने में सेम वाली ही चीज़ को डिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयंस होते हैं, तो अगर हम वाटर को भी ध्यान से देखें तो H2O क्या है, ये H+ और OH- से मिलकर बना है, यानी कि ये भी तो आयंस से मिलकर बना है ना, तो ये किसकी तरह हो गया, आयनिक कंपाउंड्स की तरह ही हो गया। तो ये दोनों आपस में फ्रेंड हो गए, क्योंकि एक जैसी सी इनकी स्ट्रक्चर थिंकिंग एक जैसी है, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड हो गए तो एक दूसरे में सॉल्युबल हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं केरोसिन और पेट्रोल की, तो ये आपने देखा भी होगा कि जो वाटर होता है, वाटर में ऑयल कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है ना वाटर में ऑयल डिजॉल्व होता, ना ऑयल में वाटर डिजॉल्व होता। मतलब क्या है कि ये दोनों कोई खास दोस्त वोस्त है नहीं, इनकी जो है वो लड़ाई क्यों है, क्योंकि ये इनके जैसे नहीं होते, ये इस तरीके से आयंस में ब्रेक नहीं होते, ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये इसके जैसा नहीं है, मतलब ये दोनों में दोस्ती नहीं है, तो इसका फ्रेंड कौन है, आयनिक कंपाउंड। तो क्या ये दोनों फ्रेंड होंगे, नहीं होंगे, क्यों, ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये इसके जैसा नहीं है, दैट मीन्स ये इसके जैसा भी नहीं है। अब जब ये इसके जैसा नहीं है तो ये इसको डिसॉल्व नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, बट केरोसिन पेट्रोल जैसे ऑयल्स में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी की। तो अगर हम देखें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो इसमें भी अगेन ये क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों वाला ही बिहेवियर दिखाते हैं। कैसे, अगर ये सॉलिड स्टेट में है, जैसे कि ये होते हैं, मैंने आपको बताया किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप इनका लिक्विड स्टेट करोगे, मतलब इनको सॉल्यूशन बनाओगे या फिर मेल्ट, एग्जैक्टली तो यही कहेंगे कि इनका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। क्योंकि जब सॉल्यूशन बनाते हैं ना, वैसे सॉलिड फॉर्म में तो ये NaCl की तरह बैठे हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज चाहिए। जैसे ही हम इनको डिसॉल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। जैसे ये अलग हुए, इन पे चार्ज अपीयर हुआ, तो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो जितना मैंने आपको आज बताया है। इसका जो बाकी का पार्ट है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। आई होप ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।